हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। जैसा मैंने कल अनाउंस किया था तो आज मैं लेकर आ गई हूँ वो सीरीज़ जिसका हर किसी को वेट है, क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न ऑन है और हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं हर एग्ज़ाम्स के। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि 16 सेट्स जिसमें 50-50 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 900 क्वेश्चंस में 16 डेज़ में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दें फुली प्रिपेयर्ड जाएँ और वहाँ पर आपका कोई आंसर गलत ना हो। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन, और बस हमारे साथ साथ सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएं। मैंने बहुत वीडियोस पे देखा है कि लोगों ने 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस करवा रखी हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 800-900। लेकिन मैं चाहती कि जो मैं 50 क्वेश्चन हर सेट में डिस्कस करूँ आपको वो साथ साथ याद हो जाए। इसीलिए मैं 2-3 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर का ही वीडियो रहेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे तरीके से डिस्कस होंगे, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसको मेमोराइज़ करने में और कोई मिस्टेक आपकी तरफ से नहीं होगी। एक अनाउंसमेंट और, कि हमारे चैनल पे छोटे छोटे ट्रिक्स भी बने हुए हैं। जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको याद करने का, जैसे जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद नहीं हो पाते, तो उनको ट्रिक के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और भी ट्रिक्स पोस्ट करेंगे तो जाइए उन्हें भी एक बार जाकर देखिए। साइंस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोलॉजी का, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ तो चलता ही रहेगा। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर एनविजन टू द प्लैनेट वीनस। अब इसका हम चारों ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। नासा, बी ESA, सी CNSA, डी रॉसकॉस्मोस। अब नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो है USA की। ESA कहाँ की है? यूरोप की। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और डी रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? तो वो है रशिया की। तो जिसने वो स्पेस एजेंसी जिसने अपना फर्स्ट ऑर्बिटर एनविजन प्लैनेट वीनस पे भेजा है उसका क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसने एनविजन ऑर्बिटर को भेजा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनविजन ऑर्बिटर जो भेजा गया है वो किस प्लैनेट पे भेजा गया है? तो यहाँ भी उसका आंसर है वीनस। किसने भेजा है? ESA ने भेजा है। ESA ने कौन सा ऑर्बिटर भेजा है? एनविजन भेजा है। 3 क्वेश्चन इससे बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविक, सी रोजर फेडरर, डी डोमिनिक थिएम। द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक। अब नोवाक जोकोविक किस कंट्री के हैं? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के। कहाँ के हैं? सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और विमेन सिंगल की जो विनर हैं वो रही हैं नाओमी ओसाका। ओके, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? वो जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड अ जॉइंट एग्रीमेंट फॉर 3 years इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? ए इजराइल, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, डी UAE। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इजराइल। और ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट 2023 तक चलेगा। 3 साल का एग्रीमेंट है और ये कॉपरेशन को एनहांस करने में एग्रीकल्चर सेक्टर में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं जिनसे फार्मर्स को ये टीच किया जाएगा कि इजराइल के फार्म और वहाँ की वाटर टेक्नोलॉजी कैसी है। उस टेक्नोलॉजी से इंडिया के लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि वाटर टेक्नोलॉजी वहाँ की बहुत अच्छी है। वो लोग समुद्र के खारे पानी से साफ पानी को निकाल के और उसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। युवा PM योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि युवा है क्या। युवा इज यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ऑथर से रिलेटेड ये स्कीम है और ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। इस स्कीम के बारे में अच्छे से बता देती हूँ। ये स्कीम लॉन्च की गई है, अब जान ही रहे हैं हम लोग कि 75th इंडिपेंडेंस डे अपना आने वाला है 15 अगस्त को, और इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनकी जो बुक है वो नेशनल बुक ट्रस्ट मतलब NBT उसको प्रिंट करेगी। ओके, वो ऑथर्स होने चाहिए एज ऑफ 30 से बिलो, 30 साल से कम के जो लोग हैं जो लिखना चाहते हैं उनके लिए ये जो योजना है इसमें मेंटरिंग भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो 75 ऑथर सेलेक्ट होंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा PM योजना को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। भूलना नहीं है, गलत नहीं करना एग्जाम में जाके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th।
The central government has recently decided to commemorate the birth anniversary of which Indian politician as पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस को किसके बर्थडे पे मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस. 23 जनवरी इनका बर्थ एनिवर्सरी है और इसी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. ठीक है. और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021 इज युवा उत्साह नए भारत का, बी यूज ऑफ यूथ पावर इन नेशनल बिल्डिंग, सी इंडियन यूथ फॉर डेवलपमेंट स्किल एंड कमराडरी, डी यूथ पार्टिसिपेशन फॉर ग्लोबल एक्शन. इसका करेक्ट आंसर है ए, युवा उत्साह नए भारत का. अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ. नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है और उनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है. 1984 से ये चीज़ शुरू की गई है इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करने की. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? ए अनिल कुंबले, बी एल्फ्रेडो कोविली, सी रामचंद्र गुहा, डी रवि शास्त्री. अब जिसको नहीं पता होगा वो या तो अनिल कुंबले या रवि शास्त्री को टिक करेगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि अरे क्रिकेटर है, क्रिकेट से रिलेटेड बुक है तो कोई क्रिकेटर नहीं लिखा होगा. तो इसका आंसर गलत है. इसको लिखा है किसने? रामचंद्र गुहा ने, जो बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी ये दोनों बुक्स लिखी हैं. और क्योंकि यहाँ वर्ड कॉमनवेल्थ यूज़ हो रहा है इसलिए याद रखना है कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए रामचंद्र गुहा ने लिखी होगी, किसी क्रिकेटर ने नहीं लिखी होगी. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? अब अगर मैं यहाँ बता दूंगी कि शिलोंग में इनाग्रेट हुआ था, जिसको पता ही नहीं है कि शिलोंग कैपिटल किसकी है वो तो तब भी आंसर नहीं कर पाएगा. तो मैं चारों के आपको कैपिटल पहले बता देती हूँ और ये कैपिटल सबको याद होने चाहिए. जो भी 7 सिस्टर्स हैं आप में से कोई अगर इनिशिएटिव लेना चाहे तो इन 7 सिस्टर का कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी याद हो जाए. ओके. तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, मिजोरम का आइजवॉल, मेघालय का शिलोंग और त्रिपुरा का अगरतला. और मेघालय की कैपिटल क्योंकि शिलोंग है तो फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है मेघालय में शुरू हुआ है. और कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये असम राइफल पब्लिक स्कूल में इनॉग्रेट इसको किया गया है. स्कूल अगर पूछा जाएगा कि कौन सा स्कूल है तो असम राइफल पब्लिक स्कूल. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. With which organization the government of India has recently signed a loan agreement to improve water transport in West Bengal? ADB, World Bank, IMF, D WTO. अब ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में. एंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी वॉशिंगटन में है. और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? डेविड मेलपास. और ये वर्ल्ड बैंक है क्या? सबसे पहले तो आंसर बता देती हूँ इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो इंस्टीट्यूशन है ये ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एड करता है डेवलपिंग कंट्री को इकोनॉमिक एडवांसमेंट में. ठीक है. एड प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिकली डेवलप करने में उनकी हेल्प करता है. और उसी ने एग्रीमेंट साइन किया है वेस्ट बंगाल में कोलकाता इनलैंड वाटर को डेवलप करने के लिए. ठीक है. अब आते हैं हु वॉज ऑनर्ड विद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2021? ए मिथाली राज, बी हिमा दास, सी कोनेरू हम्पी, डी विनेश फोगट. तो अब ये पहले जानते हैं कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड शुरू कब किया गया? तो ये 2020 में शुरू किया गया. और पहली इसकी अवार्डी जो थी वो थी हमारी PV सिंधु जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं. इस साल जिनको अवार्ड मिला है वो हैं हमारी कोनेरू हम्पी. अब जिसे नहीं पता है कोनेरू हम्पी कौन है तो मैं बता देती हूँ. हमारी इंडिया की चेस प्लेयर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर हैं. और बहुत कम उम्र में जब ये छोटी थी तब इन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया था. ओके. और कोनेरू हम्पी जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है. अगर कोई पूछ ले कोनेरू हम्पी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं तो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं. ओके. और चेस चैंपियन है हमारे इंडिया की. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. ऑन विच रिवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नर्मदा रिवर. ओके. जिसको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको अच्छे से बता दे रही हूँ. इस प्रोजेक्ट का नाम है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट. ओमकारेश्वर. ठीक है. और यहाँ पर 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है. ओके.
और नर्मदा रिवर पे बनाया जा रहा है। और ये ओमकारेश्वर जगह कहाँ पर है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में, ओके, एमपी में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी नर्मदा। और इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बन रहा था रामगुंडम, तेलंगाना में, ओके। और फ्लोटिंग फार्म भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग फार्म कहाँ पर बन रहा है? तो सोलर फ्लोटिंग फार्म वो बन रहा है इंडोनेशिया में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडोनेशिया में बन रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च पैड स्कीम? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉन्च पैड को भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये ऐसा स्कीम है जहाँ पर जो भी बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बाहर आ रहे हैं और जो 18 ईयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए स्कीम बनी है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, इसीलिए इसको लॉन्च पैड बोला गया है। ठीक है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च? क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Which state union territory has launched सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप to reduce corruption and increase transparency? ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा, याद रखना है, मनोज सिन्हा। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है और दिल्ली के सीएम कौन है? सबको पता है, अरविंद केजरीवाल। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? ए 83, बी 86, सी 84, डी 85। तो इस बार के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है सी 84 रैंक है, ओके। टॉपर हमेशा की तरह जापान है, इस बार फर्स्ट जापान है, सेकंड जो है सिंगापुर है, सिंगापुर, और थर्ड जो है साउथ कोरिया है। 1 2 3 इनकी रैंक आई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये बताता है कि कौन सा पासपोर्ट जो है ट्रेवल फ्रेंडली है, मतलब उस पासपोर्ट से आप कितनी जगह आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है ट्रेवल फ्रेंडली कम है, इसलिए 84 रैंक पे है। 15 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन इन जनवरी 2021 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा? ए सऊदी अरेबिया, बी अमेरिका, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डी यूके। अब डायस्पोरा क्या होता है? मतलब इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पाई जा रही है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है इंडियन लोगों की। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं कंफ्यूज होना है, यूएई, याद रखना है, यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा है। करेक्ट आंसर है यूएई। सेकंड पे आता है यूएसए, अगर पूछ ले सेकंड कौन है तो यूएसए, और थर्ड है हमारा सऊदी, ओके। तो यहाँ पर यूएस मतलब इंडियन डायस्पोरा की संख्या बहुत ज़्यादा है। 16 सक्षम साइक्लोथॉन 2021 was organized by which ministry? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अब सक्षम के बारे में बता देती हूँ। सक्षम का फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है, कंजर्वेशन से रिलेटेड है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अभी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, याद रखना है पेट्रोलियम मिनिस्टर को। और इसको पीसीआरए भी ऑर्गेनाइज करती है। पीसीआरए ये फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली? 17 का करेक्ट आंसर है सुनीत शर्मा जो हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। कौन? बी सुनीत शर्मा। 18th टॉयकैथॉन 2021 was launched by which ministry to promote the development of manufacturing of toys in the country? अब अगर पूछ लिया जाएगा कि टॉयकैथॉन क्या है तो यहाँ पर खुद आंसर में लिखा हुआ है कि क्या है टॉयकैथॉन। ये डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज से रिलेटेड इवेंट है, ओके। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, या डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है
डी बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा टॉयकाथॉन के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और भी मिनिस्ट्रीज इससे एसोसिएटेड है। वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एमएसएमई हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। इन सब ने मिलकर ये टॉयकाथॉन 2021 को लॉन्च किया है। 19 पे आते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट विल बी सेट अप? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी गुजरात। और 19 का करेक्ट आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। 20th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तमिलनाडु में 37 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब हो गए हैं 38 डिस्ट्रिक्ट। और करेक्ट आंसर इसका है मयिलादुथुरई। ओके, मयिलादुथुरई इसका करेक्ट आंसर है ए। और ये 38 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का बना है, जो कार्व किया गया है नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु के, मतलब नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट जो सी ऑप्शन दिया हुआ उसी से कार्व करके मयिलादुथुरई निकाला गया है। 21 पे आते हैं। इन इट्स अटेम्प्ट टू popularize historical places which government has decided to start jail tourism? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। अब अगर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर है यरवड़ा जेल, तो यरवड़ा जेल अगर किसी को पता होगा कि इसमें किसको बंद किया गया था, तो जी हाँ, संजय दत्त इसमें बंद थे। तो जिसको पता होगा यरवड़ा जेल कहाँ पर है तो वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो यरवड़ा जेल जो है ये है महाराष्ट्र में, और मतलब यरवड़ा जेल स्पेशली है महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अगर स्टेट लिया जाए तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जेल टूरिज्म स्टार्ट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन वासुकी विद अ लेंथ ऑफ 3.5 किलोमीटर? अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ वासुकी, तो आप बता सकते हैं वासुकी है लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। ओके, दूसरा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वासुकी? 3.5 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, यही नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही आएगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब पूछा जा रहा है कि किस रेलवे जोन ने किया है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, डी नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ओके, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसी ने जो है लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन को स्टार्ट किया है जिसका नाम है वासुकी। 23 पे आते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी भोपाल, डी चेन्नई। 23 का करेक्ट आंसर है बी अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद ना पूछ के सिटी पूछ लिएगा तब आप क्या बताएंगे? तो सानद जगह का नाम है, सानद। सानद अगर आपको पता रहेगा कहाँ पर है तो वह अहमदाबाद में है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट प्लस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, और ये 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये तो लार्जेस्ट हो गया। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो वो लॉन्च हुआ था जोगी घोपा में। जोगी घोपा, अगर आपने सुना होगा, करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो, जोगी घोपा जो है असम में। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है तो जोगी घोपा में, और लार्जेस्ट कहाँ है तो सानद अहमदाबाद में। ओके, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक वर्ड का आप अगर लिटरल मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसका मीनिंग है लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्ट, सप्लाई एंड डिलीवरी में जो हेल्प करता है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का क्या मतलब है कि ये सारी चीज़ें एक जगह पर जब हो पाएँ तो उसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Recently, which neighboring country of India declared a state of emergency for 1 year after arresting its prime minister and president? The correct answer for this is Myanmar. आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है, और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मतलब ऑन सान सू की को अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है। तो ये जो इमरजेंसी हो रही है ये अपने म्यांमार में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, और ये जो घटना हुई थी ये 1 February हुई थी 2021 में। ओके, तो ये फरवरी का क्वेश्चन है। 25 पे आते हैं। योवेरी मुसेवेनी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? ए कीनिया, बी नाइजीरिया, सी युगांडा, डी तंजानिया। अब योवेरी मुसेवेनी कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। ओके,
और ये कंट्रोवर्सी में इसलिए थे क्योंकि ये 6ठी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनके जब ये सेलेक्ट हुए तो लोगों ने बहुत इस पर आक्रोश जताया था कि ये क्यों बने और ये चीटिंग से बने हैं। ओके, कीनिया, नाइजीरिया और तंजानिया, इसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आप भी साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहो। 26 रिसेंटली गुलाम मुस्तफ़ा खान पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? लिटरेचर, क्लासिकल म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो 26 का करेक्ट आंसर है क्लासिकल म्यूजिक। गुलाम मुस्तफ़ा खान जो थे वो क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थे, उस फील्ड से रिलेटेड थे। इनको हिंदुस्तानी म्यूजिक के ये रामपुर साहसवान घराना के थे। ओके, इनको तीनों सिविलियन अवार्ड्स, मतलब जो तीनों सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट, तीनों सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं। और हमारा फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वो है भारत रत्न। और हमारा दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर श्री। पद्म विभूषण, भूषण, श्री, ये तीनों याद रख लेंगे। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो इनको सबसे पहले 1991 में पद्मश्री मिला, 2006 में इनको पद्म भूषण मिला और एंड में 2018 में जाके इनको पद्म विभूषण मिला। और ये क्लासिकल म्यूजिक के थे, रामपुर साहसवान घराना के। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते किस घराना के थे, तो आप आंसर कर पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 वॉर एक्सरसाइज था। किसके बीच में, किन कंट्रीज के दो एयरफोर्स के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और फ्रांस। अगर पूछेंगे ऑपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज हुई उसका क्या नाम था, तो वो भी हम बता सकते हैं। क्या नाम था उसका? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये जोधपुर में कंडक्ट हुआ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिफिक अवार्ड 2021? वैसे ये साइंटिफिक अवार्ड नहीं है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ये साइंटिस्ट अवार्ड है। ओके, साइंटिस्ट आप इसको कर लीजिएगा, साइंटिस्ट अवार्ड, APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड। और ये अवार्ड किया गया है C अमित केसरवानी को। ओके, तो किसे ये अवार्ड मिला है? अमित केसरवानी को, जो रहने वाले हैं यूपी के पंतनगर के। 29 पे आते हैं। टू मेक द सिटी पॉलिथीन फ्री विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड द थैला बैग बैंक? ओके, थैला मतलब बैग बैंक किसने स्टार्ट किया है अपनी सिटी को पॉलिथीन फ्री बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा A लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में थैला बैंक या फिर बैग बैंक को स्टार्ट किया गया है। ये पॉलीथीन बैंक के यूज़ को प्रिवेंट करेगा। और ये जो है थैला बैंक क्लॉथ बैग्स प्रोवाइड करेगा 5, 6, 10 रुपए के हिसाब से। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इसको बनाएंगे इन सारे बैग्स को। ओके, तो लखनऊ जो है उसने थैला बैंक का शुरुआत किया है। 30 पे आते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर विच सेक्टर? A कोल माइन, B पेट्रोलियम, C आयरन इंडस्ट्री, D कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो 30 का करेक्ट आंसर है A कोल माइन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, क्यों? जो कोल माइंस हैं उनका जल्दी ऑपरेशनलाइजेशन हो जाए, मतलब वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। पहले क्या होता था, किसी भी कोल माइन को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए अमित शाह ने क्या किया, एक सिंगल विंडो खोला और एक ही साथ हर जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी रिक्वेस्ट थी, और अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास है तो एक ही बारे में सारी चीज़ों को क्लियर करके जल्दी ही कोल माइन को ऑपरेशन में लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। किसके लिए, किससे रिलेटेड है ये? कोल माइन से। और हमारे कोल मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं प्रहलाद जोशी। ओके, प्रहलाद जोशी, ये भी याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अमेरिका हैज़ एनलिस्टेड विच कंट्री अगेन इन द लिस्ट ऑफ टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज? पहले ये लिस्ट से हटा दी गई थी, अच्छे रिलेशंस बन रहे थे, लेकिन फिर से क्यों ला दिया गया इसको? तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये कंट्री है क्यूबा। क्यूबा को वापस टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज़ में ले आया गया। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ओके, क्यूबा के बारे में हम ये भी जानते हैं कि 1960 में यहाँ पर मिसाइल क्राइसिस हुआ था और जो रशिया ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पर पुट कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब कोल्ड वॉर जो हो रहा था वो न्यूक्लियर वॉर की स्थिति डेवलप हो गई थी।
और क्यूबा को क्यों डाला गया है इस लिस्ट में? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ पर होता है, खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टेररिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पर। 32 पे आते हैं। ऑन 2 मार्च 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट। द पार्टनर कंट्री फॉर द 3-day समिट इज, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क थी जिन्होंने मैरीटाइम इंडिया समिट में इंडिया के का पार्टनर कंट्री डेनमार्क बनी। ओके, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। ये 3 दिन का मैरीटाइम समिट चला था और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने इसको कंडक्ट करवाया था और ये एक वर्चुअल समिट थी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मैत्री सेतु ब्रिज was inaugurated between India and Bangladesh in March 2021. This bridge has been built over which river? A. Feni River, B. Gumti River, C. Dalai River, D. Longai River. क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ए, फेनी रिवर। मैत्री सेतु ब्रिज, अगर पूछा जाएगा फेनी रिवर पे कौन सा ब्रिज बना है तो मैत्री सेतु ब्रिज। अगर ये पूछा जाएगा कि मैत्री सेतु ब्रिज जो है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में बना है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना है। इसीलिए क्वेश्चंस भी पढ़िए, तो क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, तो ध्यान से उसको पढ़िए। और मैं इसके बारे में बता देती हूँ। अगर पूछा जाए कि विच ब्रिज इज नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो इसका भी सही आंसर है मैत्री सेतु ब्रिज। मैत्री सेतु ब्रिज को बोला जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, याद रखना है इसको। और ये जो है फेनी रिवर पे है। ओके, रिवर फेनी पे। और ये त्रिपुरा को चिटागोंग, मतलब बांग्लादेश के चिटागोंग को त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, इससे जोड़ती है। ठीक है, 150 मीटर का ये ब्रिज है। 34 पे आते हैं। रिसेंटली द सुएज कैनाल वॉज ब्लॉक्ड ड्यू टू अ लार्ज कार्गो शिप ऑफ विच कंट्री। अब ये बहुत चर्चा में रहा था, लेकिन इसमें ये कोई नहीं सोच रहा था कि किस कंट्री का कार्गो होगा। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। ओके, जो शिप थी वो ताइवानीज कार्गो शिप थी। ओके, इससे पहले भी 2017 में भी सुएज कैनाल में ब्लॉकेज हुई है, तो वो थी जापानीज शिप की वजह से वो ब्लॉकेज हुई थी। यहाँ पर आज ताइवानीज शिप की वजह से ब्लॉकेज हुई है। ओके, सुएज कैनाल के बारे में बता देती हूँ। सुएज कैनाल वो कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये एक पास के रूप में एक्ट करती है मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के। ठीक है, 1869 में इसको स्टार्ट किया गया था, सुएज कैनाल को फिर से खोल दिया गया था। 120 माइल्स लॉन्ग है ये। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि जो मेडिटेरेनियन सी को सराउंड कितनी कंट्रीज़ करती हैं। ठीक है, एशिया की, अफ्रीका की और यूरोप की। इंडिविजुअली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। और रेड सी को कितनी कंट्रीज़ सराउंड करती हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 34 का सही आंसर हमारा था ताइवान। 35 पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द ग्लोबल बायो इंडिया 2021 रिसेंटली। ओके, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था ग्लोबल बायो इंडिया? तो 35 का करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके बारे में बता देती हूँ। न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था इसको, और ये टू शोकेस स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियाज़ बायोटेक सेक्टर। बायोटेक सेक्टर का स्ट्रेंथ और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं उसको शोकेस करने के लिए बनाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? तो मनसुख एल माधविया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन हैं? तो मनसुख, आप इसको MM से भी याद रख सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो MM से याद रख लेंगे। मतलब HFW के मिनिस्टर कौन हैं? तो MM, मनसुख एल मांडविया। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसरोज विच लॉन्च व्हीकल हैज़ लॉन्च्ड ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट्स। 18 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च की है ब्राज़ील की। तो पहले अमेजोनिया 1। अगर पूछा जाएगा कि अमेजोनिया 1 कहाँ की सैटेलाइट है तो आप बताइएगा ब्राज़ील की। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि ब्राज़ील की 18 सैटेलाइट्स को और अमेजोनिया को किसने लॉन्च किया तो इंडिया ने लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि किस PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कौन सी PSLV ने इसको लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है PSLV C51, और इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, फरवरी 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, 37 पे आते हैं।
विच टीम वोन इंडिया सुपर लीग 2021? जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनको तो पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मुंबई फुटबॉल क्लब। ओके, मुंबई सिटी FC। 38 पे आते हैं, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? ए, ली चोंगवी, बी, ली जे जिया, सी, विक्टर एलेक्सन, डी, कैरोलिन मैरिन। ओके, यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, जो है ली जी जिया। अब ये किस कंट्री के हैं? तो ये मलेशिया के हैं। ओके, चाइनीज़ नाम लग रहा है लेकिन नहीं, ये मलेशिया के हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर ये चैम्पियनशिप जो इसके विनर हैं वो किस कंट्री के हैं, तो मलेशिया आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स? इसका करेक्ट आंसर है युजवेंद्र चहल। इन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़कर ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। उन्होंने कितने विकेट्स लिए? अगर ये पूछ लेगा तो 60 विकेट्स लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल? वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल किसने विन किया है? ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? दिल्ली में हुआ था और इसकी विनर रही वंतिका अग्रवाल। ओके, वंतिका अग्रवाल इसकी विनर रही। और अगर पूछा जाएगा कि जूनियर बॉयज़ में इसका टाइटल किसने एक्वायर किया, तो वो VS राहुल हैं। ये भी याद रखना है, VS राहुल। एक साथ में 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगी। और अगर पूछा जाएगा कि नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये वर्चुअल था, ठीक है, वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 41 पे आते हैं। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ तीरथ सिंह रावत हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विजेंद्र पाल सिंह, पुष्कर सिंह धामी, डी, सत्यदेव नारायण। अभी जान रहे हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट से गुजर रहा है उत्तराखंड, जो लगातार 2 CM ने इसका रेजिग्नेशन दे दिया है। और रिसेंटली जो बने हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के वो हैं पुष्कर सिंह धामी, जो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बने हैं। ओके, और अब मैं ये बता देती हूँ, इससे पहले जो थे 2017 से लेकर अभी तक थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो तीरथ सिंह बने। और उसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, मार्च में तीरथ बने थे 2021 में, और उसके बाद उन्होंने जुलाई में रेजिग्नेशन दे दिया। और पुष्कर सिंह धामी जो है रिसेंट उत्तराखंड के CM बने, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42 पे आते हैं। विच फेमस सिंगर हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2020? तो 2020 में कोरोना की वजह से अवार्ड नहीं अनाउंस किया जा पाया था, इसी वजह से इस साल उसको अनाउंस किया गया और इसकी विनर रही हैं आशा भोसले। Which zone became the first fully electrified railway zone in the country? East Central, West Central, South Central, North East Frontier Railway. The correct answer is West Central Railway जो है fully electrified railway zone बन चुका है हमारे कंट्री का। ओके, श्रीनगर से जालिंदी डिवीजन में 3012 किलोमीटर का है ये, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, सॉरी 43 हो गया, 44 पे आते हैं। ऑन विच रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर? झेलम, चिनाब, रावी, इंडस। ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? इंडस की हैं। ठीक है, इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? 5। वो 5 ट्रिब्यूटरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चिनाब पे बन रही है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। आर्क एक बना है और वैसा ब्रिज बन रहा है। ये 5.6 मीटर का इसका आर्क है। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे इसको कंस्ट्रक्ट करा रही है। 1315 मीटर इसकी लेंथ है, और ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर हाई है। तो ये है हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। ओके, चिनाब रिवर पे बनी है। झेलम और चिनाब, इन्हीं दोनों नदियों के आसपास जो है कश्मीर वैली बसी हुई है। ओके, ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बन गया। 45 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु वॉज लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया? किस कंट्री में इसको लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड SCRI इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना? SCRI क्या है? सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। ये इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, A एंड बोथ A एंड B। ओके, जापान
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। द रिसेंटली लॉन्च बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाई ए सलमान रश्दी, बी रस्किन बॉन्ड, सी JK रॉलिंग, डी अमीश त्रिपाठी। यहाँ गलत क्वेश्चन मतलब इसका स्पेलिंग है, अमीश त्रिपाठी होगा। अब रस्किन बॉन्ड, अब जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो इसको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। 48 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द पासा एक्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिसेंटली। अब पासा एक्ट क्या है? पासा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, ओके। और ये कंट्रोवर्सी में किस यूनियन टेरिटरी चाहे स्टेट में था? तो ये था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवाराती, ओके। और ये पासा एक्ट क्या था? ये 1 साल के लिए किसी को भी बिना कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए डिटेन किया जा सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। अब आते हैं, द अमाउंट एलोकेटेड अंडर प्राइम मिनिस्टर सेल्फ रिलायंट स्वास्थ्य भारत योजना अनाउंस्ड इन द बजट इज। अब ये सब फैक्ट्स याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये एक सिंपल फिगर है, तो मैं सीधा बता देती हूँ। 64,180 करोड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट फॉर 2021-22 इज ABCD 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका भी करेक्ट आंसर होगा A 34,83,236 करोड़। 34,83,236 करोड़ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट। इसी के साथ ये सेट हमारा खत्म होता है। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि कल का कल अपलोड करूँ कि 16 डेज में 16 सेट्स कंप्लीट और 900 क्वेश्चंस कंप्लीट। थैंक यू सो मच।